हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट जी के आपके 7 से लेकर मेरे दोस्त 10 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंब में देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 7वें प्रश्न को ही नोट किया। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो जिन भाइयों को मेरे दोस्त क्लास 10th में होंगे जो भाई, और जिनको ये सब पढ़ना है, वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए डॉक्टर मनोहरी सर की बुक से कोई भी आपका डिटेल्ड में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर। ठीक है ना, इकलौता हमारा चैनल है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा होगा कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल का नाम बता सकते हैं हमको। ठीक है ना, इस साल का बात कर रहा हूँ न्यू बुक के हिसाब से। पुराने में कई लोगों ने पढ़ाया है, कई सर ने पढ़ाया है मेरे दोस्त, लेकिन अभी क्या है, सिलेबस चेंज हो चुका है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो न्यू सिलेबस और न्यू बुक के हिसाब से हमारा जो कोर्स है वो डिजाइंड है मेरे दोस्त। ठीक है, 7वां प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है। क्या प्रश्न कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है मेरे दोस्त। पुस्तकालय समझ में आता है वह लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी है जहाँ से हम लोग पुस्तक क्या करते हैं, भाड़े पर लेते हैं पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त आप लोग को नहीं पता होगा तो इतना जान लीजिए कि पुस्तकालय वहाँ पर क्या होती है कि बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाड़े पर पुस्तक लेते हैं, उसके बाद से उस पुस्तक को पुनः दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भाड़े पर बहुत सारे सामान ले आ लेते हो शादी ब्याहों में, कि आपका जो सजावट का जो ये डेकोरेशन का सामान होता है वो आपका क्या होता है, भाड़े पर ही तो होता है। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होता है आपका कि पुस्तकालय जब लाइब्रेरी में क्या होगा कि भाड़े पर पुस्तक का लें, किताब का लें लाते हैं लड़के पढ़ने के लिए, उसके बाद पढ़कर दे देते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक नियत चार्ज होता है। तो वही बोल रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, पहले 3 दिनों के लिए फिक्स किराया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी किताब को उस लाइब्रेरी में लेने के लिए गए, मान लीजिए ये लाइब्रेरी है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से आप किसी किताब को ला रहे हैं तो 1 दिन के लिए आइए या फिर 2 दिन के लिए लाइए, ठीक है, या फिर 3 दिन के लिए लाइए। यह जो है फिक्स किराया है। ठीक है ना, तीनों दिनों के लिए आप 1 दिन के लिए लेकर आ रहे हैं, फिर से दे रहे हैं 1 ही दिन में, तब पर भी एक नियत किराया जो देना है वो 3 दिन के लिए भी लागू होता है, 1 दिन के लिए लागू होता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। 3 दिन से अगर आपने किताब को ज़्यादा दिन रखा तो उसके लिए एक फिक्स किराया है हर एक दिन का। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन हमारा जो है, जो समीकरण बनना है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। ठीक है, सरिता नाम की मेरे दोस्त नन्ही मुन्नी एक लड़की है। ठीक है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। अब उसने क्या किया, एक पुस्तक लिया। क्या किया, एक पुस्तक लिया कितने दिनों के लिए, तो 7 दिनों के लिए। ठीक है, अब कितने रुपए दिए, तो आप कहोगे सर 27 रुपये दिए हैं। ठीक है, या यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। जबकि सुशी ने एक, ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपकी क्या है, सरिता है और सुशी। ठीक है, एक और लड़की है नन्ही मुन्नी, उसकी फ्रेंड है, मान लीजिए कौन, क्या नाम है, तो क्वेश्चन में बोला है सुशी। सुशी ने क्या किया कि एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 31 अदा किया। तो सुशी ने भी एक पुस्तक लिया। क्या लिया, एक पुस्तक निकाला उस लाइब्रेरी से, मतलब भाड़े पर लिया और 5 दिन रखा। ठीक है, 5 दिन रखा और कितने रुपए दिए, तो 21 रुपये दिए। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके सहारे मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा है वो बता सकते हैं। तो मैंने जब या इसकी पिछली वाली प्रश्नावली जब स्टार्ट किया था तो उसमें भी ऐसे ही प्रश्न थे, वर्ड प्रॉब्लम वाले ही प्रश्न थे। तो वहाँ पर मैंने बताया था मेरे दोस्त आप लोग को कि इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपसे पूछेगा वही क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्त, माना क्या हमसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर नियत किराया पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बताइए। तो माना नियत किराया क्या है मेरे दोस्त, आपको जो अच्छा लगे, मैं जनरली यक्स ही मानता हूँ, तो रुपए यक्स है तथा प्रत्येक
अतिरिक्त दिनों का किराया y है। ठीक है, इतना आप लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि माना नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपये है। ठीक है, इतना हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया मेरे दोस्त। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण बनाने होते हैं। या तो अभी तक आप लोग को यह सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हम लोग क्वेश्चन को जो हमारा समीकरण होता है उसे बनाते हैं। कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, तो कितने रुपए दे रही है, तो 27 रुपये दे रही है। ठीक है, नियत किराया प्लस अतिरिक्त दिनों का किराया का जो जोड़ निकलेगा वही तो 27 रुपये के बराबर होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे दोस्त। पहले 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, तो कितने दिन रखी है पुस्तक, तो 7 दिन रखिए। कितने दिन, तो 7 दिन। तो सबसे पहला काम किया कीजिएगा, 7 में से माइनस कर दीजिए 3 का जो नियत किराया है उसको अलग कर दीजिए। जैसे ही अलग करेंगे मेरे दोस्त 4 आ जाएगा। यानी कि हम बात कर लें तो 7 दिन उसने पुस्तक को रखा, ले जाकर पढ़ा, जो भी उसको ठीक लगा वो किया होगा। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया हमको पता है, तो 7 में से 3 माइनस कर दिए तो 4 बचा। तो जो अलग अलग दिन का किराया देना है तो 4 दिन का देना है। ठीक है, नियत किराया हमने क्या माना है मेरे दोस्त, यक्स माना है, तो यक्स को रखा। अतिरिक्त दिनों का, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया जो माना है वाई माना है। ठीक है, और कितने दिन अतिरिक्त हैं, तो 4, क्योंकि घटाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इस वैल्यू को हमने इसके बराबर लिखा है। कैसे लिखा है, तो देखिए जो यक्स है वो एक नियत किराया है। ठीक है, एक नियत वैल्यू है, कुछ भी रुपए हो सकते हैं, अब यहाँ पर हमें पता नहीं। जो वाई है मेरे दोस्त ये भी क्या है, प्रत्येक दिन का किराया है। 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है तो 4 से गुणा किया है अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसमें। ठीक है, यह मान इस मान के बराबर होंगे, क्योंकि आप देखोगे तो 7 दिन में उसने 27 रुपये दिए हैं, तो यक्स जो होगा आपका एक नियत किराया है और यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया वाई है। इनको कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे वो 27 के बराबर होगा। आपने समीकरण जब मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था कि LHS = RHS होना चाहिए मेरे दोस्त, यानी कि यह वाला मान इस मान के बराबर होता है, तो यह मान इस मान के बराबर होना चाहिए। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। यहाँ पर नोट कर देंगे इसे स्थिति फर्स्ट, कंडीशन पहला था उसके हिसाब से हमने किया, इसलिए स्थिति फर्स्ट कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त स्थिति सेकंड के हिसाब से यहाँ पर अगला बोल रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए हैं। ठीक है, तो सुशी नाम की जो लड़की है एक पुस्तक वही पुस्तकालय से उसने भी लाया, 5 दिन रखा, उसके बाद से उस पुस्तक को दे दिया, लेकिन उसे देने पड़े 21 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले 5 में से माइनस कीजिए 3 का, क्योंकि 3 दिन का तो नियत किराया इसके ऊपर भी लागू होगा। तो 5 में से जब माइनस किया 3 का तो बचे 2 दिन, यानी कि जो आपका एक नियत किराया है प्लस उसमें इंक्लूड है 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया। तो हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख सकते हैं यक्स, क्योंकि यक्स क्या है, नियत है, प्लस नियत किराया है, वाई प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का हमने किराया माना है। कितने दिन दे रही है, तो 2 दिन के लिए दे रही है। ठीक है, बराबर किसके बराबर, तो कितने रुपए उसने दिया, 21 रुपये, तो 21 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होप आप लोग को आ रहा होगा। कहीं पर भी मेरे भाई आप लोग को डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर पूछिए। थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको कन्फ्यूजन बना रहे कि सर ने यहाँ पर कैसे कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, यह दोनों आई होप आप लोग को समीकरण समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त मैंने आप लोग को बस समझने के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए लिखा था यहाँ पर सारी चीज़ों के। अब क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ से आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हो वीडियो को रोक कर। यक्स प्लस 4y बराबर 27, यहाँ पर भी यक्स प्लस 2y बराबर 21 यहाँ पर है। तो यक्स का जो यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर भी यक्स का गुणांक 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 में से हम माइनस कर सकते हैं 2। समीकरण नंबर 1 क्या है कि यक्स प्लस का 4y बराबर है 27 मेरे दोस्त। समीकरण नंबर 2 क्या है, यक्स प्लस 2y बराबर 21 है। यक्स प्लस का 2y बराबर मेरे दोस्त क्या है, 21 है। ये समीकरण नंबर आपका 1 था, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। माइनस कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ वहाँ माइनस होंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्त।
प्लस का 4y या माइनस का 2y घटकर 2y हो जाएगा, प्लस का ही होगा क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है। उसके से प्लस का 27 है और माइनस का 21 है, यह साइन कंसीडर करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो 6 बचेगा, तो y बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 6/2, क्योंकि यहाँ पर एक उड़े में इधर आकर भाग में कर दूँगा, 2 कम 2 देते हैं 6, यानी कि मेरे दोस्त y बराबर 3। ठीक है, अब y का यह मान समीकरण नंबर लाकर मन करें यहाँ पर, तो मन करें यहाँ पर, जहाँ पर ठीक लगे। तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। तो समीकरण 2 से क्या है समीकरण नंबर 2, तो x प्लस 2y बराबर 21 है। क्या है मेरे दोस्त, तो x प्लस का 2y था तो 2 गुणे y के स्थान पर यहाँ से हमने 3 रख दिया बराबर 21। समझ में आ गया ना। देखिए यही समीकरण वहाँ पर हमने लिखा है, x था x लिख दिया, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा, उसके बाद 2 है तो 2 लिखा, y के स्थान पर यहाँ से 3 रख लिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x है तो x तो नोट कर लेंगे बराबर, सॉरी यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 6 बराबर 21। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर तो x बराबर हो जाएगा 15 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा x और y की वैल्यू है उसके हिसाब से कि नियत किराया जो होगा मेरे दोस्त, नियत किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया मेरे दोस्त क्या है आपका 3 रुपये। ठीक है, समझ में आया, यही हमसे पूछा था हमने बता दिया। आई होप हम लोग को यह समझ में आया हो। कहीं पर भी डाउट्स रहता है मेरे दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग कमेंट पे पूछो। मैं इसको मिनट अगर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला हमारा 8वां प्रश्न है वो बताता हूँ, वो भी एक अच्छा प्रश्न है और वहाँ पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो मैं इसको मिनट कर क्या करता हूँ उसको नोट कर मेरे दोस्त आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ रुपए हैं मेरे दोस्त और कई सारे वहाँ पर किसान हैं, उनको उस धन को क्या करना है, उन किसानों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाना है। ठीक है, नहीं कि इक्वल में बांटा जाना है। ठीक है, अब कह रहा है यदि 2 किसान कम होते हैं, जितने भी किसान हैं मेरे दोस्त उसमें से 2 किसान अगर कम हो जाते हैं तब क्या हो जा रहा है, तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते हैं। आगे बोल रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते हैं, यानी कि 30 रुपये कम मिलते हैं। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए करने का तरीका आपका सिंपल से, जो पूछता है वही मानते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ से और यहाँ तक तो एक समीकरण बनेगा, क्योंकि बोल रहा है यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये जो है अधिक मिलते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा, कह रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते हैं। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनाना होता है हमें इस प्रकार के प्रश्न में। सबसे पहले जो पूछता है, जो हमें निकालना होता है, ज्ञात करना होता है, वह हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, मानते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कुल धनराशि एक पॉइंट ये है, तो मानेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, माना कुल धनराशि क्या है मेरे दोस्त, x रुपये x है, तथा किसानों की संख्या और कर लीजिए, और किसानों की संख्या y है। ठीक है, हमने कहा भैया कुल धनराशि जो है ना वो x रुपये है। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कितने रुपए है और ये भी नहीं पता कितने किसान हैं। प्रश्न में दिया है कुछ कंडीशंस, उसके हिसाब से हमें किसान की संख्या निकालनी है। जो मजदूर है, किसान है, में तो किसान, मजदूर और किसान अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है ना, किसान जो है खेती करता है, अपना खुद का काम करता है मेरे दोस्त। मजदूर जो होता है दूसरे की मजदूरी करता है। जो IT विभाग में आज के टाइम काम करते हैं उन्हें भी एक प्रकार से हम लोग मजदूर भी कह सकते हैं। लेकिन मजदूर थोड़ा सा क्या होता है मेरे दोस्त, एक कहते हैं ना गरीब वर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है ना, इसलिए कभी भी किसानों को जो यहाँ पर सम्मान भारत में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि मेरे दोस्त अगर किसानी नहीं होती ना तो इस देश में मैं मानता हूँ 70 से 75% लोग बिना खाए मर जाएंगे।
आज की डेट में तो सबके घर से एक दो लोग कमाने लग गए। लेकिन आज से मेरे दोस्त 20 साल पहले ना, मैं शायद उस समय 61 साल का रहा हूँगा, क्योंकि मैं 21-22 साल का हूँ अभी। बताते हमारे माँ बाप, आपके भी माँ बाप बताएंगे पूछोगे तो, कि एक परिवार से ना कोई भी नहीं कमाता था, फिर भी किसानी करके, खेती करके मेरे दोस्त जीवन यापन कर लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम क्या हुआ, खर्चे बढ़ गए हमारे, क्योंकि हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, 2 साल में मोबाइल चेंज होता है, ऐसे कॉस्ट बढ़े हैं ना हमारे जीवन का। ठीक है, बाइक लेकर घूम रहे हैं तो पेट्रोल उसमें भराना है, चौराहे पे गए, कहीं मार्केट में गए तो कुछ खा लिए तो वहाँ पर खर्च कर दिए 200-400 रुपये। तो ऐसे हमारे जो खर्चे वो बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से हमें कमाना पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त आज भी मैं यही कहता हूँ, अगर आपको किसानी नहीं होती तो आप लोग या मैं मेरे दोस्त यहाँ पर खड़े नहीं होते। क्योंकि देखिए, पैसे कितने भी कमा ले, भोजन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को हमेशा कहता हूँ कि किसानों का सम्मान करना चाहिए। आप लोग भी सम्मान कीजिए। यहाँ पर मेरे को पता है कि बहुत सारे भाई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो किसान ही होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न पर आते हैं। यहाँ तो होगी बाहर की बातें और सामाजिक बातें हो गई। ठीक है ना, प्रश्न में आते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, कुल धनराशि यक्स हमने मानी है। ठीक है, कितने रुपए हैं वो यक्स मानी है, कितने किसान हैं हमने वाई मानी है। तो सपोज कीजिए मेरे दोस्त, अगर 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, 4 व्यक्ति हैं, या फिर कह लूँ लोग, हमारे यहाँ लोग ही बोलते हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, यूपी में तो लोग ही बोलते हैं ना। तो 4 लोग हैं मेरे दोस्त, और कितने रुपए हैं, 8000 हैं, 8000 रुपये हैं, और बराबर बांटना है। तो वैसे तो आप बोल दोगे सर 8000 रुपये हैं और 4 लोगों में बांटना है, तो एक व्यक्ति को, एक लोग को या लोगो रहेगा, एक लोग को 2000 रुपये बटेगा, मिलेगा, सॉरी 2000 रुपये मिलेगा। यही बोल दोगे ना यार, ऐसे 2000 रुपये मिलेगा कि नहीं मेरे भैया, आपको कि अस्तर मिलेगा। तो कैसे हमने यह 2000 निकाला, यह पॉइंट समझना है। 8000 में बटे किया 4 से, तभी तो जाकर यहाँ पर 2000 निकला, जो आपको एक व्यक्ति का कह लें या फिर एक लोग को मिल रहा है 2000 रुपये। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। जब कुल धनराशि 100 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक किसान, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, एक किसान को मिली धनराशि, मिली धनराशि समझ में आता है ना, मनी। धनराशि क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यक्स बटे वाई हो जाएगा। अब यक्स बटे वाई कैसे लिखा है, जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर 4 जब व्यक्ति थे तो 8000 रुपये में से हमने कहा कि एक व्यक्ति को कितना रुपया मिला, तो आपने 2000 वैसे डायरेक्टली मन में काउंट करके निकाल दोगे। लेकिन कैसे निकाला है, तो जो मनी था, जो टोटल अमाउंट था 8000, उसको और जो लोग थे उससे हमने भाग दिया है कि नहीं। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने कुल धनराशि यक्स मानी है तो यक्स को रखा है, अब किसानों की संख्या वाई मानी है तो वाई से भाग दिया है। ठीक है, यह समझ में आया, यह पॉइंट समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है अभी। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे, इसलिए लिख देंगे प्रश्नानुसार, डैम अनुसार मेरे दोस्त। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। कह रहा है यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते। ध्यान समझिए, 2 किसान क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। किसानों की संख्या वाई मानी है तो वाई में से माइनस कर दीजिए 2 को, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक किसान को कितना अमाउंट मिला है ये बताइए मेरे दोस्त। तो आप कहोगे सर एक्स बट्टे वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला भी है कि एक किसान की मिली धनराशि क्या एक्स बट्टे वाई, कैसे निकालना हूँ एक्स बट्टे वाई, यहाँ पर मैंने प्रॉपर समझा दिया आप लोग को। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा एक्स बट्टे वाई। अब कितने अधिक मिल रहे हैं, जब 2 किसान कम हैं तो एक किसान की जो राशि कितने ज़्यादा हो जा रही है, तो 50 रुपये। तो प्लस का कर दीजिए 50, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, अब बराबर हो जाएगा जो टोटल अमाउंट है उसके 2, यानी कि यक्स के बराबर हो, क्योंकि कुल धनराशि हमने यक्स ही तो मानी है। ये आपका पहला समीकरण होगा। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान समझिए। जो किसानों की संख्या थी उसमें -2 हो रहा है, क्योंकि किसान 2 कम हो गए। ठीक है, तो इसलिए किसानों की संख्या जब हमने वाई मानी तो वाई रखा, और 2 किसान कम हुए तो -2 किया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, यह मान जो होता है, जो बायां पक्ष होता है दाएं पक्ष के बराबर करना होता है। यही समीकरण को बैलेंस करने का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा यह इंटू में आ जाएगा। एक किसान की जो मिली धनराशि है ना, वो एक्स बट्टे वाई कैसे लिखा है वो भी मैंने प्रॉपर यहाँ पर बता दिया।
प्लस जो है कितने रुपए अधिक हर एक किसान को मिल जा रहा है। यह तो देखिए पहले वाले जब क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में x/y होगा ना, एक किसान को मिलेगा। लेकिन दो किसान जब कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 50 रुपये हर एक किसान को अधिक मिल जा रहा है। इसीलिए एक किसान की जो संख्या मिली धनराशि, यह एक किसान की मिली धनराशि ये आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा भी है, उसमें 50 ऐड कर रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पर जो दो किसान हैं, दो किसान कम हो रहे हैं कुल किसानों की संख्या में से, इस मान को जब गुणा कराएंगे तो यक्स के बराबर होगा। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि हमने यक्स को मानना है कुल धनराशि। अब समझ में आया? क्योंकि देखिए यक्स की वैल्यू कुछ भी रहे, मान लीजिए हमने सपोज कर लिया 1500 है, ठीक है, तो जो 1500 है ना, इधर मान ली मान के बराबर होगा 1500। यह मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आपके किसानों की संख्या वाई थी, हमने मानी, उसमें दो किसान कम हुए थे, दो कर लिए, ठीक है। तो टोटल किसान जितने वाई, अब पता नहीं है कितने किसान हैं, लेकिन जो जितने भी किसान हैं उसमें से दो किसान कम हो गए। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो एक किसान की मिली धनराशि उसमें से 50 रुपये अधिक मिला, इसने 50 रुपये जोड़ दिया। समझ में आया? अब चमका? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद बराबर हमने यक्स इस बेस पे लिखा कि कुल धनराशि है, तो उस हिसाब से लिख दिया क्योंकि यह इसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो y माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो यक्स, सॉरी यहाँ पर क्या कीजिए ना, पहले y एलसीएम लीजिए। जब y एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त तो बटे 1 कर लेंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो x प्लस का आ जाएगा 50y, क्योंकि 1 से y में भाग देंगे तो y बार में भाग जाएगी, अब y के 50 में गुणा, ठीक है, बराबर हो जाएगा x। अब देखिए मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं y माइनस का 2 और x प्लस का 50y, और इसका इसमें गुणा होगा तो xy हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दें 50 है, देखते हैं मेरे तो सभी सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, अभी के लिए यही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 2 स्थिति आपका सेकंड कर सकते हैं हम लोग, जो दूसरी स्थिति बनेगी, ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया वैसे यहाँ पर भी बना लेंगे, यह समझ में आएगा तो भी समझ में आएगा। अब अधिक हो रहे हैं तो y प्लस का 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जब कम हो रहे थे तो 2 घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब और एक किसान को मिली धनराशि x/y हमने यहाँ पर लिखा भी है, और कितने रुपए कम मिल रहे हैं इस कंडीशन में, तो एक हर एक को 30 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 30 माइनस कर देंगे, तो ये किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो y प्लस का 2 तो है ये, अब बटे यहाँ पर y एलसीएम हो जाएगा, तो y से y में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगी एक बार में, 1 का x में गुणा तो x ही होगा, माइनस है तो माइनस, बटे 1 कर दें मेरे दोस्त, और 1 से y में भाग देंगे तो y बार में भाग जाएगी, और y का 30 में गुणा यानी कि 30y, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 30y ब्रैकेट 1 बराबर x। इस y का इसमें गुणा करा लीजिए मेरे दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए y प्लस का 2, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो xy, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए इसका इसमें भी गुणा करा लीजिए, तो गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है यहाँ पर x है, तो xy हमने x को पहले लिख लिया है, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 30y स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो रहा है, तो फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2x, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 60y बराबर xy, ठीक है। कितना समझ में आया? अब देखिए मेरे तो ध्यान से, यहाँ पर xy यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी प्लस का दोनों है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो आपको ही पता है माइनस का xy होगा, और माइनस का xy प्लस का xy एक दूसरे से घट जाएंगे, यानी कि यहीं पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में माइनस का 30y स्क्वायर और माइनस का 60y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 30y स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस का 60y, ठीक है। मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए 2x है तो 2x को x लिखिए बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 15y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 30y हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन होते ही यहाँ पर 2 से जब भाग लगाते हैं एक प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा,
यहाँ पर भाग लगाएंगे 30 हो जाएगा। यह जो 2 था x वाले में, इसको हम नीचे लाएंगे। ये मत सोचिएगा कि वही 2 हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये गुणे में ही इधर आकर भाग में काउंट होता है। तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 15y² प्लस का 30y। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 2। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर छोटा सा यह मिस्टेक हो गया है ना कि हमने यहीं पर इसको छोड़ दिया। इसको और आगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, समीकरण 1 से। क्या मेरे दोस्त, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए क्या है, y माइनस का 2 है, y माइनस का 2 है मेरे दोस्त, बराबर है ब्रैकेट में है x प्लस 50y बराबर xy। x प्लस का 50y बराबर xy है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा xy, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 50y², इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2x, इसका इसमें गुणा होगा तो मेरे दोस्त माइनस का 100y बराबर xy है। यहाँ पर भी xy से xy कैंसिल आपका। इस 2x को उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो 50y² मेरे दोस्त माइनस का 100y अब बराबर 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x था, उधर जाकर साइन चेंज हुआ तो प्लस 2x रहेगा। पलट कर लिख लीजिए तो x बराबर, ध्यान सुनिए, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हमने ले लिया, तो 25y² माइनस का 50y। अब बटे यहाँ जो 2x था ना, ऐसे 2x लिखना था ना, तो ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया आपका 25y² माइनस का 50y। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को देखिए, 3 को देखिए, यहाँ पर भी x बराबर है, यहाँ पर भी x बराबर है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हम लोग मानकर चल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए 15y, समीकरण यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, 2 और 3 से 15y² प्लस का 30y प्लस का 30y बराबर 25y² माइनस का 50y, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए, और हाँ, इस 15y को उधर लेकर जाइए, इस 50y को इधर लाइए, ठीक है। तो 30y और प्लस का हो जाएगा 50y, अब 25y² है ये भैया, अब माइनस का 15y² हो जाएगा, इसको हमने उधर लेकर गया जब। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जुड़कर 80y हो जाएगा, बराबर घटेगा तो 10y² हो जाएगा, y से -1 हो जाएगा ये, तो 10y बराबर बचेगा आपका 80, ठीक है। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो y बराबर हो जाएगा 80/10, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी कि y बराबर आ गया मेरे दोस्त 10। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को नीचे? यहाँ पर जो आया मैं ऊपर लिख देता हूँ, y बराबर 10 आया है, ठीक है। यानी कि जो किसानों की संख्या है वो क्या है मेरे दोस्त, 10 है। किसानों की संख्या क्या है, सॉरी 8 आएगा ना, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, 8 रहेगा, यहाँ पर भी 8 रहेगा, क्योंकि 80 को 10 से जब हम काटेंगे तो 8 ही आ जाएगा ना, यानी किसानों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 8 हो जाएगी। अब यह कहोगे सर कुल धनराशि कितनी है, तो आपको एक काम मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, इस y का मान लाकर मेरे दोस्त यहीं पर रख लीजिएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं प्रयास भी करता हूँ, x बराबर 15 इंटू y पे स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, 8 गुणे 8 64 आएगा, 64 मैंने लिख दिया, प्लस का 30 गुणे आपका क्या है 8 है। किसानों की संख्या रखना पड़ेगा ना y का मान, तो x बराबर हो जाएगा 15 चौको भैया बताइए 60, हाथ में है 6, 15 6 के 90 और 6 96, प्लस का 8 3 के 24, एक 240 जोड़ दीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 1200। कुल जो धनराशि है वो 1200 रुपये है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ x बराबर हमने 1200 निकाला, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बताकर क्या करूँगा जब आपको समझना आएगा तो, ठीक, क्या मतलब रह जाएगा उसका, जब आप लोग को घुसेगा ही नहीं दिमाग में तो उसके अच्छा यही है कि आराम आराम से बताते हैं, समझ में आए आप लोग को। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 9वां प्रश्न है वो बताता हूँ मेरे दोस्त। एक 9वें प्रश्न की एक अच्छी बात है कि 9वां और 10वां दोनों सेम है, अगर 9वें को समझ लेते हो 10वां आप खुद कर जाओगे मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर 9वें प्रश्न को आप लोग को नोट करके मेरे दोस्त मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है,
इस प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई। ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे दोस्त 75,000 की पूंजी लगाता है। आगे बोल रहा है इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। ठीक है, दो चीज़ें हैं, कंडीशन दो दे रखा है। ठीक है, एक बार इसने 75,000 रुपये टोटल है, उसमें से कुछ एक अमाउंट क्या हुआ 12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरा अमाउंट 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज जो है 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि मेरे दोस्त प्रत्येक दर पर उसने कितने धन लगाया। ठीक है, जो यहाँ पर 12% दिया है एक दर, ठीक है, जो दिया है 10%, इस पर कितने कितने रुपए लगा रहा है इस 7500 में, वही बताना है मेरे दोस्त। तो एक चीज़ तो बात कन्फर्म है कि मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए, इस प्रश्न को ऐसे समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को कि आपके पास 30,000 रुपये है। ठीक है, या फिर कह लीजिए मेरे दोस्त 10,000। ठीक है, 10,000। इस 10,000 को आपने 10,000 में से आपने क्या किया 4,000 रुपये को, ठीक है, 4,000 रुपये को, ये आपका अब हाँ सही है, यही 10,000 था ना, हाँ, 4,000 रुपये को 12% की दर पर दे दिया और आपने 6,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिया। ठीक है, वही प्रश्न में कह रहा है कि 75,000 रुपये हैं और दो बार उसने पैसे दिए, एक दिया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, एक दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो इस बेस पर मेरे दोस्त हम लोग जो आपका बोल रहा है यहाँ पर, जो 4,000 और 6,000 हमने दो बार दिया, 10,000 हुए ना टोटल, तो वैसे ही मेरे दोस्त हम मान लेंगे कि माना व्यक्ति ने एक भाव हाँ x रुपये तथा एक बार, ऐसे लिख दीजिएगा, भाव के बाद बताए बार लिख दिए, एक बार x रुपये तथा दूसरी बार y रुपये दिया। ठीक है, उसने क्या किया, एक बार में x रुपये दिए और दूसरी बार में y रुपये दिए, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर पता नहीं टोटल अमाउंट 75,000 है। 75,000 में से मान लिया हमने एक बार उस व्यक्ति ने जो किसी को दे रहा है, या फिर यहाँ पर कर लें कि इसका एक भाव दर पर लगाया है, जो उसने जो भी है मेरे दोस्त, वो एक बार x पे एक बार y पे लगाया है। ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि आपका पहला समीकरण तो बहुत आसानी से बन जाएगा, दूसरे में थोड़ा दिक्कत होगा। पहला जो हो जाएगा मेरे दोस्त x प्लस का y बराबर आपका 75,000। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर समझिए मेरी बात को। देखिए मेरे दोस्त, मैंने क्या किया, जब यहाँ पर देखिए कि 4,000 रुपये एक बार दे दिया और 6,000 रुपये एक बार, मतलब वार्षिक ब्याज की दर पर दिया किसी को। ठीक है ना, दे दिया, मान लीजिए किसी को भी दिया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 के बराबर होगा। आप कहोगे यस सर, वही बात है। अगर हमने x रुपये जो माना है 12% वार्षिक ब्याज पर किसी को दे दिया, अब y रुपये जो है 10% किसी की वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जब किसी को, तो दोनों को जोड़ने के बाद x और y को जोड़ने के बाद वो 75,000 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हम मानेंगे उसके पास पैसे नहीं बचे, तो ये दोनों का जोड़ 75,000 के बराबर होगा ना। जैसे ही हमने यहाँ पर किया है वैसे ही हमें यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, पहला समीकरण मैंने बोला बहुत आसान था, दूसरा में ही सारा जो है दिमाग का खेल है। यहाँ पर इसका एक भाव 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो ब्याज इक्वल टू, अगर आपको पता है मेरे दोस्त ब्याज इक्वल टू, तब तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, और नहीं पता है तो दिक्कत है। तो ब्याज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, यह फार्मूला होता है, इसका उपयोग होगा। मैंने देखिए इसके लिए मैंने कभी भी वीडियो मैं जब लेकर आता हूँ तो जो यूट्यूब ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो इसलिए देखता हूँ कि वह कैसे बताएं, और मैंने देखा मेरे दोस्त कि यह फार्मूले के बारे में कोई आपको नहीं डिस्कस कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं।
ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन आपका भाई यहाँ पर बताएगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि आपका यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। मूलधन पहली बार के लिए क्या है, यक्स है, जो रुपए दे रहा है उसी के लिए मूलधन लगेगा। ठीक है, यह मत सोचिएगा कि आप 75,000 के लिए लगेगा, नहीं भैया, जो रुपए दिया है उसी पर तो दर लग रहा है 12% का। ठीक है, एक बार उसने 100 रुपये दिए, हमने जो माना है यहाँ पर लिखा भी है, जब 100 रुपये जो दिया है उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 12% ही भैया लग रहा है ना पहले वाले कंडीशन में। तो यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब जो रुपये आपने दिया तो क्या होगा, यक्स किसी को, और ब्याज कितना लग रहा है तो 12, और समय कितना है 1 वर्ष का तो 1 रखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि इसका अगला, पिछला नहीं सॉरी, इसका अगला वाले क्वेश्चन में ऐसे ये वहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया है, तो वहाँ पर बस यही चेंज होगा, बाकी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वो भी होगा। इसलिए मैंने बताया कि 9वां कर लेंगे 10वां भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो बस यही चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का था तो हमने 1 लिखा, 2 वर्ष के लिए रहेगा तो 2 लिखिएगा आप लोग। अब बट्टे 100 है तो 100, इसको सोल्व कर दीजिए तो 12x/100, इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर आ जाइए, यहाँ पर नोट करते हैं फिर से। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पर लिख देंगे 10% वार्षिक ब्याज। ठीक है, इतना मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि जगह की कमी है मेरे दोस्त, आप लोग लिखना है तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ना 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज, वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए आपका ब्याज क्या हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10% वार्षिक ब्याज। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। मूलधन इस कंडीशन में क्या है हमने, तो दूसरा वाला क्या माना है, y माना है, तो y इंटू दर क्या है 10 है तो 10, इंटू समय कितना है 1 है बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, तो 10y/100। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने देखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए जो ब्याज हो रहे, ब्याज निकाला है, अमाउंट निकाला है। ठीक है, 12x/100, और 10% वार्षिक ब्याज निकाला है 10y/100। हमें पता है एक चीज़ की, उसे 8300 रुपये 1 साल में मिल रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझिए कि ये 12x/100 आप प्लस कर दें 10y/100 बराबर वो 8300 के होगा कि नहीं, वो बताइए मेरे दोस्त आप लोग समझ कर। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था, क्यों लिखा है मेरे दोस्त इसको समझते हैं। देखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो 100 रुपये के लिए है, ठीक है ना, की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज जो है, जो यक्स जो मूलधन है उसके लिए है 12x/100। ठीक है, उसको जोड़ दें, और प्लस जो यहाँ पर निकला है 10% वार्षिक ब्याज पर जो ब्याज निकला है, वो यहाँ पर दर दिया था, हमने ब्याज निकाल दिया, तो 10y जो 100 निकला है, इन दोनों का जोड़ 8300 के बराबर होगा ही ना, क्योंकि टोटल जो ब्याज उसे मिला है 8300 मिला है। एक के लिए इतना मिला, दूसरे के लिए इतना मिला है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो 8300 के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए, तो 100 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अमाउंट होगा, दिक्कत नहीं है, 12x आ जाएगा क्योंकि 100 से 100 में भाग, एक बार में 21 में गुणा। ठीक है, यहाँ पर 100 से 100 में भाग, एक बार में 21 में गुणा, 10y बराबर 8300, इसका इसमें गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 12x प्लस का 10y बराबर 8300, यहाँ पर 00 और बढ़ जाएगा। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 2। अब देखिए मेरे दोस्त, समीकरण नंबर यहाँ पर 1 है, इसमें क्या कीजिएगा, x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो x बराबर 75,000 सॉरी, माइनस का y, समीकरण नंबर 3 है। ठीक है ना, यहाँ पर जगह नहीं था क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, x का मान ला कर यहाँ पर रखिए, तो थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन, तो 12 ब्रैकेट में हो जाएगा 75,000। ठीक है, माइनस का y, देखिए यहाँ पर 12 था, 12 हमने लिख दिया, यक्स का मान यहाँ पर है 75,000 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 से हमने लिखा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। ठीक है, जगह की कमी है तभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना,
प्लस का 10y है तो 10y लिखेंगे, बराबर क्या है 83,000। 83,000 ये ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8,30,000 है भैया। ठीक है, अभी देखिए सॉल्व करेंगे तो 12 पचे 60, हाथ में है 6, 12 पचे 60, हाथ में है 6। अब 12 सत्ते वर्ष के 12 84 और 6 84 और 6 90 हो जाएगा मेरे दोस्त, होगा ना 84 और 6 90 और 3 जीरो बढ़ाइए तो 1 2 3, माइनस का इसका इसमें गुणा तो 12y हो जाएगा, प्लस का 10y ये बराबर 8,30,000। इसको उधर फेंकिए तो माइनस और घटाइए, माइनस का 2y होगा, 12y में से 10y घटेगा तो 2y होगा, y होगा ना, माइनस 12y बड़ा था और 8,30,000। इसको उधर लेकर जाएं, माइनस का हो जाएगा 9 लाख रुपए, 9 ही लाख है ना, इकाई दहाई रुपए ने 9 लाख मान के चलें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, गिन लीजिए 5 जीरो लगाया हमने, और उसे घटाएंगे तो 70,000 आएगा। माइनस का घटाकर चेक कर लीजिए, काहे परेशान कर रहे हैं हमको अपने सर को। -2y मैं ऊपर से लिख देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर लगता है आप लोग को एक को खुद ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर एक गुणे में इधर नीचे आकर भाग में कन्वर्ट होगा तो y बराबर हो जाएगा 70 माइनस का 70,000, 70,000 लिख दिया। हाँ, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 35 आ जाएगा, कहीं दहाई 100,000 10, हाँ y बराबर हो जाएगा 35,000 रुपये। यानी कि मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि उसने जो दूसरे वाले रुपए दिए हैं, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वो 35,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, y का है मान लाकर समीकरण नंबर यहाँ पर रख दीजिए, आ गया है ये भी। समीकरण 3 से मेरे दोस्त x बराबर है 75,000 माइनस का 35,000, घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 30,000। ठीक है, यानी कि जो पहली बार में दिया है 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो दिया है वो 30,000 रुपये दिया है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है वो 35,000 रुपये दिया। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा होगा। अब देखिए इसमें एक 10वां प्रश्न, इसका अगला वाला, उसमें क्या किया है ना, क्वेश्चन ऐसे ही है सेम टू सेम, लेकिन 2 वर्ष के लिए किया है। जब 2 वर्ष के लिए किया है ना तो पहला इक्वेशन ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, वहाँ पर भी ऐसे मानिएगा, ऐसे इक्वेशन बनाइएगा। लेकिन मेरे दोस्त 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो 1 वर्ष के लिए किए हैं वो 2 वर्ष के लिए कीजिएगा, यानी कि यहाँ से 2 का गुणा कीजिएगा, क्योंकि हमने बताया कि ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। समय क्या हो जा रहा है, 2 वर्ष तो 2 कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 वर्ष था तो 1 किया है, बस इतना ही चेंज करके आपका वहाँ पर भी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसे और ऐसे 2 वैल्यू आ जाएंगी, उनका जोड़ जो होगा ब्याज के बराबर होगा। तो हमने उनका जोड़ ब्याज के बराबर जैसे यहाँ पर किया, वहाँ से वहाँ पर भी कर लोगे आप लोग, आराम से आप लोग खुद से सोल्व कर दीजिएगा उसे, और आंसर जो है कमेंट करके आप लोग को बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हमारा 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और साथ में हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए हमारे तरफ से, मेरे तरफ से मेरे दोस्त, आप सभी को धन्यवाद।